नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र इस फेसबुक सीरीज जो हमने शुरू किया था उसका 14th फेसबुक लाइव है। और आज का टॉपिक रहने वाला है इंडियन ट्रेडिशनल गेम, भारतीय परंपरागत खेल। इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर चिराग भाई पटेल। चिराग भाई एसोसिएट डीन है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एट गणपत यूनिवर्सिटी। साथ में महसाणा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी है और सहमंत्री है गुजरात स्टेट क्रीड़ा भारती, एक ऐसा संगठन जो भारतीय खेलों को लेकर कार्य कर रहा है। तो चिराग भाई, स्वागत है आपका हमारे क्रीड़ा तंत्र के फेसबुक लाइव में। बिना विलंब जी बिना विलंब क्योंकि विषय काफी लंबा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना विषय प्रारंभ करिए। धन्यवाद आलोक जी। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ये देश के लिए ये आवश्यक है जानना कि हमारे जो ट्रेडिशन रहे हैं, देश के जो गेम्स, जो खेल, हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो खेल हैं, उनको आज के समय में उस पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है। हम सब जानते हैं भारत में फिटनेस का स्तर आमतौर पर कम है। पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा उत्साह आया है, लेकिन यह केवल समाज के एक निश्चित वर्ग में है। इसे पूरे देश में फैलाना है। यदि हम एक महान राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास स्वस्थ और मजबूत लोग होने चाहिए। और ऐसा होने में खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेलकूद का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। खेलते समय हम श्वास के द्वारा ऑक्सीजन अधिक ग्रहण करते हैं। इससे रक्त की शुद्धि होती है। खेल के समय पसीने के माध्यम से शरीर के दूषित तत्व बाहर निकल जाते हैं। खेलने से पाचन शक्ति तीव्र होती है और भूख अच्छी लगती है। शरीर सदैव हल्का और फुर्तीला रहने के कारण हर समय आनंद की अनुभूति होती है। शिक्षा और खेलकूद, अंग्रेजी में एक कहावत है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शिक्षा केवल पढ़ने लिखने को नहीं, अपितु व्यक्ति के बहुमुखी विकास को कहते हैं। भला शरीर के विकास की उपेक्षा करके इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। हम सब जानते हैं खेल केवल मनोरंजन का ही एक साधन है। खेलकूद अध्ययन से थके हुए मस्तिष्क को विश्राम देते हैं। अब तो कुछ विषयों की शिक्षा खेलों के माध्यम से ही देने जा लगी है। खेल आज मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का एक भिन्न अंग है। भारत में हॉकी राष्ट्रीय खेल है, जिसमें भारत का ओलंपिक स्तर पर एक शानदार रिकॉर्ड है। भारत में क्रिकेट खेल का दिल है, लेकिन कुछ अन्य खेल भी है जो हर व्यक्ति ने बचपन में खेले हैं। यह स्थानीय खेल भारत में बहुत लोकप्रिय है। भारत में खेल का इतिहास बहुत प्राचीन है और वैदिक युग से पहले का है। यह अधिक संभावना है कि आज के ओलंपिक विषयों में से कई खेल, जैसे ताकत और गति के खेल, उन्नत संस्करण है जो प्राचीन भारत में थे। शतरंज, कुश्ती, पोलो, तीरंदाजी और हॉकी जैसे ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनका जन्मदाता देश भारत है। लेकिन कम ही भारतीय ये जानते होंगे कि कौन कौन से खेल भारतीयों ने खोजे। लेकिन अंग्रेजों और अरबों के विजय अभियान के बाद भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को नष्ट किया गया और उनके झूठे इतिहास को युद्ध की आड़ में प्रचारित किया गया, क्योंकि उन्हें नया धर्म स्थापित करना था। इसलिए अंग्रेजों ने खुद को सभ्य और संपूर्ण विश्व को असभ्य घोषित कर दिया। ओलंपिक इतिहास से पहले भारत में भी खेला जाता था, ओलंपिक होता था। ओलंपिक के अधिकतर खेल भारत में आविष्कृत हुए हैं। आलोक जी, मैं मेरी आवाज आ रही है क्या?
जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, धन्यवाद। जी। जैसे मैंने बताया कि अधिकतर ओलंपिक के खेल भारत में ही आविष्कृत हुए हैं। ये हमारी संस्कृति कहती है। हम सब जानते हैं कि क्षत्रियों को शारीरिक विकास के लिए रथ रथ दौड़, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तैराकी यानी स्विमिंग, भाला फेंक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अलावा अन्य वर्ग भी जैसे बैलगाड़ी और दक्षिण में नौका की दौड़ में भाग लेते थे। हड़प्पा तथा दड़ों के अवशेषों से पता चलता है कि ऐसा 2500 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में सभ्यता में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और खेल के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। यह सभी जानते हैं कि बलराम, भीम, हनुमान, जामवंत और जरासंध आदि के नाम मल्ल युद्ध में प्रख्यात है। विवाह के क्षेत्र में भी शारीरिक बल के प्रमाण स्वरूप स्वयंवर में भी हमारी संस्कृति में शारीरिक शक्ति और दक्षता का प्रदर्शन किसी न किसी रूप में शामिल किया जाता था। प्रभु श्री राम ने, हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाकर और अर्जुन ने मछली की आंख का प्रतिबिंब देखकर प्रतियोगिता में खुद की क्षमता का प्रदर्शन किया था। गौतम बुद्ध की बात करें, गौतम बुद्ध स्वयं सक्षम धनुर्धर थे और रथ दौड़, तैराकी तथा गोला फेंकने आदि की स्पर्धाओं में भाग ले चुके थे। जैसे मैंने ये सारी जो बातें बताई है आपको हमारे इतिहास में भी मिलेगी। जैसे विलास मणि मंजरी ग्रंथ में त्रिवेदाचार्य ने इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया है। अगर आप देखना चाहो तो हमारे जो ग्रंथ है, त्रिवेदाचार्य ने इस प्रकार की सारी घटनाओं का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में इसको फैलाया गया। हम सब जानते हैं कि योग कला का उद्भव भारत में हुआ और ये 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। इसके अतिरिक्त जनजातियां भी जिम्नास्टिक की तरह के प्रदर्शनकारी खेलों में पारंगत थी। जैसे हम सब जानते हैं कि रोड पे जो बाजीगर चलते फिरते सर्कस करते थे, उनके लिए बांस की सहायता से अपना शारीरिक संतुलन नियंत्रित करके रस्सों के ऊपर चलना साधारण सी बात है और वे आजकल भी ऐसा ही करते हैं। केवल हाथों के बल पर चलना फिरना, बांस की सहायता से ऊंची छलांग जैसे हाई जंप, बढ़ना आदि के आधुनिक खेल वे बिना किसी सुरक्षा के दिखा सकते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। जैसे मैंने ये सारे जो बातें आपके सामने रखी है, वैसे ही सारे खेल जो अभी हम खेल पे जो बात करेंगे, वैसे काफी खेल जो है हमारे संस्कृति के, जिसमें हम सब लोगों ने ये खेल देखे होंगे। और जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ये सारे खेल पहले से हमारे साथ रहे हैं। तो आइए हम ऐसे कुछ खेलों के बारे में भी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृति में रहे और हम सब जानते नहीं है। वैसे काफी खेल है जिसके बारे में आज हमें जानना है। तो हम अभी एक पीपीटी के माध्यम से हमारे जो खेल है उस खेल के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। जी, स्क्रीन शेयर करिए चिराग। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? जी, जी, स्क्रीन आ रहा है। जी। जैसे अभी हमने जो बात की अपने खेलों के बारे में, अपने जो पौराणिक खेल है, तो उस खेल का उद्भव कहाँ पे हुआ, उस खेल की अपना इतिहास क्या है। और वैसे काफी खेल है जो आजकल पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं कि कौन से खेल की कहाँ पे
उद्भव हुआ, वैसे काफी खेल है जो आज हम जानेंगे कि कौन से खेल में आजकल अभी क्या चल रहा है। तो हम बात करेंगे शतरंज की। दुनिया भर में शतरंज को दिमाग वालों का खेल माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शतरंज का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एक पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगिनी था, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना था। गुप्त काल में इस खेल का बहुत प्रचलन था। पहले इस खेल का नाम चतुरंग था, लेकिन 6ठी शताब्दी में फारसियों के प्रभाव के चलते इस शतरंज कहा जाने वाला खेल शतरंज के नाम से पहचाने लगा। यह खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा, तो इसे चेस कहा जाने लगा। 6ठी शताब्दी में यह खेल महाराजा अन्नुश्रवण के समय भारत से ईरान में लोकप्रिय हुआ। तब इसे चतुरंग और फिर कालांतर में अरबी भाषा में शतरंज कहा जाने लगा। ये सारी बातें आपको बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख है। तो ये पूरा संदर्भ हमें हमारे जो हिस्ट्री है उसमें मिलता है। दूसरा खेल आपके सामने है कबड्डी। ये खेल को हम सब जानते ही है कि कबड्डी का स्वरूप पूरे भारत में हुआ, तो वैसे भी इस खेल पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चिड्डू गुड्डू और पूरब में हुतुतु के नाम से भी जानते हैं। भारत में इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। यह खेल लोगों में आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाए जाने के लिए किया जाता था। महाभारत काल में, हम सब ने महाभारत में देखा ही है, महाभारत काल में भगवान कृष्ण और उनके साथियों द्वारा कबड्डी खेली जाती थी। इस बात का उल्लेख एक ताम्रपत्र में है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाना इसी खेल का एक उदाहरण है। खो खो। कबड्डी और खो खो हमारे देश में आज भी इतने ही प्रचलित है। खो खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्भव कबड्डी के जैसा ही प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल्य को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी। छोटे बच्चों के लिए ये आज जो आप अभी जो सांप सीढ़ी का जो है, हम उसको स्नेक और लेडर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी हिस्ट्री जानना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसे मोक्ष पट भी कहते हैं। बच्चों का खेल सांप सीढ़ी विश्व भर में प्रचलित है और लगभग यह हर बच्चे ने खेला है। लेकिन क्या भारतीय बच्चे यह जानते हैं कि इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ है? इस खेल को सारिकाओं या कोडियों की सहायता से खेला जाता है। सांप सीढ़ी के खेल का वर्तमान स्वरूप 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। यह खेल हिंदुओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाता था। 17वीं शताब्दी में यह खेल तंजावर में प्रचलित हुआ। बाद में इसके आकार में वृद्धि की गई तथा कई अन्य बदलाव भी किए गए। तब इसे परम पद सोपान पट्टा कहा जाने लगा। इस खेल की नैतिकता विक्टोरियन काल के अंग्रेजों को भी भा गई और वे इस खेल को इंग्लैंड ले गए। वहां से यह खेल अन्य यूरोपियन देशों में लूडो अथवा स्नेक एंड लेडर्स के नाम से फैल गया। पोलो। पोलो, इस गेम को पोलो या संगोल कंगजेट के नाम से पहले जाना जाता था। जैसे आधुनिक पोलो की तरह का घुड़सवार युक्त यह खेल 34वीं ईस्वी में भारतीय राज्य मणिपुर में खेला जाता था। इसे संगोल कंगजेट कहा जाता था। सगोल यानी घोड़ा, कंग यानी गेंद तथा जेट यानी हॉकी की तरह की स्ट्रिक। कालांतर में मुस्लिम शासक उसी प्रकार में चौगान पोलो
और अफगानिस्तान वासी घोड़े पर बैठकर बुजकरसी खेलते थे, लेकिन बुजकरसी का खेल अति क्रूर था। सगोल कंगजेट का खेल अंग्रेजों ने पूर्वी भारत के चाय बागान वासियों से सीखा और बाद में उसके नियम आदि बनाकर 19वीं शताब्दी में इसे पोलो के नाम से यूरोपियन देशों में प्रचलित कर दिया। अभी मैं आपके सामने जो खेल रखने वाला हूँ, फुटबॉल, ये अभी के समय में भी एक विवादास्पद बातें रही है और पूरा विश्व इस खेल को लेके, उस खेल की जो ये खेल जहां पर उद्भव हुआ उस स्थान को लेकर आज भी सभी लोग अपने अपने मत रखते हैं। तो आज मैं आपके सामने फुटबॉल के विषय में जो बात रखने वाला हूँ, तो मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि फुटबॉल का उद्भव भारत में ही हुआ था और हमारी संस्कृति इसके काफी पुरावे हमें देती है। तो आइए फुटबॉल के बारे में भी जानते हैं। फुटबॉल का खेल आज सबसे लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल में ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना आदि देशों की बादशाहत है और भारत सबसे निचले पायदान पर कहीं नजर आता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश भारत है, क्योंकि इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, इसलिए उन्होंने ओलंपिक को महान बना दिया। कुछ लोग चीन, ग्रीक और कुछ लोग इटली को इसका जन्मदाता देश मानते हैं, लेकिन इसका सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में जिक्र है कि कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना किनारे फुटबॉल खेलते थे, जो हम सब ने महाभारत में देखा है। जो कालिया नाग वाला जो सीन है, उस समय कृष्ण अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल ही खेलते थे। तीरंदाजी, जिसे हम अभी आर्चरी के नाम से भी जानते हैं, तीरंदाजी का आविष्कार भारत में हुआ। इसके असंख्य प्रमाण हैं। इसे अंग्रेजी में बॉउ एंड अराउ भी कहते हैं। हालांकि विदेशी इतिहासकार इसकी उत्पत्ति मिस्र और चीन से जोड़ते हैं। भारत में एक से एक धनुर्धर थे। धनुर्वेद नाम से एक प्राचीन वेद भी है, जिसमें इस विद्या को विस्तार से बताया गया है। ये विद्या सिखाने के दौरान गुरुकुल में इसकी प्रतियोगिता होती थी। हम सब जानते हैं अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, ये धनुर्धर भारत देश में ही हुए हैं। कुश्ती, आज जो इंडियन रेसलिंग के नाम से भी जानी जाती है। रामायण काल में हनुमान और महाभारत काल में भीम का अपने साथियों के साथ कुश्ती लड़ने का जिक्र आता है। कुश्ती एक अति प्राचीन खेल, कला एवं मनोरंजन का साधन है। यह प्रातः दो व्यक्तियों के बीच होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। कुश्ती में तारा सिंह, गामा पहलवान और गुरु हनुमान की मिसाल दी जाती है। कुश्ती की प्रतियोगिता को दंगल भी कहते हैं। इससे खिलाड़ियों को पहलवान कहते हैं और इसके मैदान को अखाड़ा कहते हैं। भारत के शैवपंथी संत प्राचीन काल से ही इस खेल को खेलते आए हैं, जिसके माध्यम से उनका शरीर पुष्ट और सुस्त रहता है। अखाड़ों का इतिहास लगभग 2500 वर्ष से ताल्लुक रखता है, लेकिन अखाड़े 8वीं सदी से अस्तित्व में आए, जब आदि शंकराचार्य ने महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना अटल आह्वान, अग्नि और आनंद अखाड़े की स्थापना की। बाद में छत्रपति शिवाजी के गुरु ने देश भरत के अखाड़ों का पुनः जागरण किया। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जन्म 2000 वर्ष में ईरान में हुआ था। तब ईरान को पारस्य देश कहा जाता था और यह आर्यव्रत का एक हिस्सा था। मूलतः हॉकी का जन्म इस इलाके में हुआ जहां भारत का प्राचीन कंबोज देश था। यह खेल भारत से ही ईरान गया और वहां से ग्रीस के लोगों ने इसको इनके यहाँ होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल किया। भारत में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। गिल्ली डंडा, ये खेल शायद हम सब लोगों ने अपने बचपन में खेला होगा। गिल्ली डंडा भी बहुत ही प्राचीन भारतीय खेल है। लकड़ी की एक 5 से 7 इंच एक गिल्ली बनती है और एक हाथ का एक डंडा। अधिकतर यह खेल मकर संक्रांति पर खेला जाता है। इस खेल का
प्रचलन केवल भारत में ही है। यह बहुत ही मनोरंजक खेल है। संक्रांति के अलावा भी इस खेल को खेलते हुए भारत के गली मोहल्लों में देखा जा सकता है। गिल्ली डंडा से ही प्रेरित होकर गोल्फ का आविष्कार हुआ। गजीफा सामान्यतः ताश जैसे इस खेल का भी धार्मिक और नैतिक महत्व था। ताश की तरह के पत्ते गोलाकार शक्ल के होते थे। इन पर लाख के माध्यम से या किसी अन्य पदार्थ से चित्र बने होते थे। गरीब लोग कागज या कंजी लगे कग्गड़ कपड़े के कार्ड भी प्रयोग करते थे। सामर्थ्यवान लोग हाथी दांत, कछुए की हड्डी अथवा सीप के कार्ड प्रयोग करते थे। इस समय इस खेल में लगभग 12 कार्ड होते थे, जिन पर पौराणिक यानी अपने ट्रेडिशनल चिन्ह बने होते थे। खेल के एक अन्य संस्करण नवग्रह गजीफा में 108 कार्ड प्रयोग किए जाते थे। इनको 9 कार्ड की गड्डियों में रखा जाता था और प्रत्येक गड्डी सौर मंडल के नवग्रहों को दर्शाते थे। यदि गजीफा बाद में बन गया ताश का खेल। इस खेल में पहले राजा रानी होते थे, बाद में मुगल काल में बेगम बादशाह होने लगे और अंग्रेज काल में क्वीन और किंग होने लगे। जिस देश में भी ताश पहुंचा उसे देश के रंग में डाला गया, उस देश ने अपने अपने रंग में डाला गया। ताश के पत्तों के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। भारत में ज्योतिष ताश के पत्तों से लोगों का भविष्य भी बताते थे और ताज भी आज भी बताते हैं। ताश के कई तरह के जादू भी बताए जाते हैं। मलखम मलखम एक प्राचीन प्रारंभिक भारतीय खेल है। मल का अर्थ है जिम्नास्टिक और खब का अर्थ है ध्रुव। इस प्रकार मलखम का नाम जिम्नास्टिक के ध्रुव के लिए है। मलखम का उपयोग पहलवानों द्वारा खेल कुश्ती में अपने कौशल्य का अभ्यास करने के लिए किया गया था, लेकिन अब एक दिन ट्रेंड बदल गया है और इसे एक खास पहचान मिल गई है। इस प्राचीन भारतीय खेल की उत्पत्ति का पता 12वीं शताब्दी के पूर्व भाग से लगाया जा सकता है। मैनसोल में लकड़ी के खंभे पर अभ्यास करने वाले पहलवानों का उल्लेख मिलता है। बॉल बैडमिंटन भारत का एक स्वदेशी खेल है। यह एक रैकेट का खेल है जो निश्चित आयामों के कोर्ट पर उन्हीं गेंद के साथ खेला जाता है। बॉल बैडमिंटन एक तेज गति वाला गेम है। यह कौशल्य, त्वरित सजगता, अच्छा निर्णय और एक ही कलाई से गेंद को नियंत्रित करने की क्षमता की मांग करता है। इससे पहले बॉल बैडमिंटन ग्रामीण लड़कों के लिए एक आकर्षण खेल था, क्योंकि इसमें न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होती थी। इस खेल ने दक्षिण भारत के छात्रों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1954 में बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह खेल तमिलनाडु के तंजावुर जिले की राजधानी तंजौर में शाही परिवार द्वारा 1856 की शुरुआत में खेला गया था। वल्लमकली, सांप की नाव की दौड़, जिसे केरल में वल्लमकली के नाम से जाना जाता है। यह ओणम के अवसर पर आयोजित एक दिलचस्प पारंपरिक खेल है। यह एक प्रसिद्ध जल क्रीड़ा है और केरल में आयोजित मुख्य आकर्षणों में से एक है। नाव रेस वास्तव में आगंतुकों की आंखों के लिए एक दावत है, जो इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। हम सब ने इस खेल को कभी ना कभी टीवी के माध्यम से देखा होगा। वल्लमकली की उत्पत्ति सबसे पहले असुर में हुई थी, जो कि ईस्वी सन 300 में एक नए साल के दिन हुई थी। इतिहास से यह भी पता चलता है कि वल्लमकली बोट रेस कुछ अन्य देशों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कंबोडिया, बैंकॉक, बर्मा, ब्रिटेन आदि में भी हुई थी। 14वीं शताब्दी में कयाकामुलम
और चेम्बकासरी के बीच युद्ध हुआ था। इस समय के दौरान राजा चेम्बकासरी देवनारायण ने एक उपयुक्त युद्ध नौका बनाने का फैसला किया था और उन्होंने इस समय के प्रसिद्ध थाचन को जिम्मेदारी दी थी। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू गेम के बारे में हमने देखा होगा, ये थोड़ा सा क्रूर, और अभी सब लोग इसको, देश में एक माहौल भी बना था बीच में कि ये खेल को बंद करना चाहिए, और ये खेल अपने देश में काफी प्रचलित भी हुआ था कुछ राज्यों में। जलीकृत आधुनिक युग में सबसे पुराने जीवित प्राचीन खेलों में से एक है। जल्लीकट्टू के प्राचीन खेल में गुस्से में बैल के खिलाफ बहादुर जवानों की भीड़ होती है। यह बैल के चलने वाले स्पेनिश के समान है, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल समारोह का एक पारंपरिक हिस्सा है। कंबाला। इस खेल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इस खेल में भैंस भैंस की दौड़ होती है। जब खेत पानी से लबालब होते हैं तो एक दृश्य याद नहीं होता है। कंबाला या भैंस दौड़ जो दक्षिण कन्नड़ के लिए अद्वितीय है। यह इस क्षेत्र का एक अनोखा खेल है। इतिहासकार इस नस्ल की जड़ों को 1000 से अधिक वर्षों से मानते हैं। इस समय कंबाला वह घटना थी जब किसानों ने अपनी फसलों की रक्षा के लिए अपने देवताओं को श्रद्धांजलि दी। कैमल रेस। पुष्कर में ऊंट दौड़ राजस्थान में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ऊंट रेगिस्तान जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन ऊंटों को दौड़ के समय खूबसूरती से सजाया जाता है। हम सब राजस्थान जाते हैं तब ये दृश्य देखते ही है, कभी ना कभी ये खेल हमने देखे होंगे। मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट भारत की प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है। कलारी पट्टू भारतीय मार्शल आर्ट के सबसे पुराने रूप में से एक है। यह प्रसिद्ध कला केरला की है। भारतीय मार्शल आर्ट आधुनिक दुनिया और अन्य सभी एशियाई मार्शल आर्ट की मां के लिए एक उपकार है। सतोलिया। ये गिल्ली डंडा और सतोलिया एक ऐसी गेम है, ये हम सब ने हमारे बचपन के समय में कभी ना कभी एक बार सब लोगों ने खेला होगा। यह खेल लड़कों और लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह एक सरल और सस्ता गेम है। इसमें 7 छोटे फ्लैट पत्थरों की जरूरत है। प्रत्येक पत्थर का आकार अन्य पत्थर से कम होना चाहिए। घटते क्रम में इन पत्थरों को एक छोटे से टावर की तरह लगा देते हैं। फिर इसे हाथ से गेंद की एक निश्चित दूरी बनाकर कपड़े से मारे। इसे कितने भी लोग खेल सकते हैं। इस खेल को भारत के कुछ क्षेत्रों में पिट्ठू के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस खेल में इनोवेटिव, अभी तो हम लोग तैयार मार्केट में भी हमें स्पोर्ट्स स्टोर में या सतोलिया के लिए अवेलेबल होते हैं। उसको थोड़ा पॉलिश करके भी इस खेल को भी मार्केट में रखा है और लोग बच्चे खेलते भी हैं। कांचा। ये हमारा गलियों का खेल है। यह गलियों के खेल का सड़क के खेल के स्वरूप में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे गांव के साथ साथ कस्बों में भी छोटे छोटे लड़कों द्वारा खेला जाता है। इसे कांचा नामक पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है। विजेता अन्य सभी कांचा लड़कों को दे देते हैं। ये हमारी, जो मैंने आपके सामने जो टोटल 21 गेम रखी है उसमें अंतिम खेल है। वैसे तो काफी बहुत खेल है अपने पारंपरिक खेल, पर मैंने कुछ सिलेक्ट करके आपके सामने रखे थे जिससे खेलों पे बात हो सके। भारत का स्ट्रीट गेम, यह एक बहुत ही लोकप्रिय और सरल गेम है जिसे भारत के गांवों में बच्चों द्वारा खेला जाता है। खेल में एक लट्टू को स्पिन करना शामिल है। यह ठोस, सहज और आकार का लकड़ी का खिलौना जिससे निचले हिस्से में ऊपर और नीचे 2 नाखून होते हैं, और ये खेल को हम सब लोग अपने अपने बचपन में खेले हैं। तो वैसे मैंने आपके सामने जो खेल रखे हैं, वो सारे खेल हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हैं। वो सारे खेल
हम सब लोगों ने अपने अपने बचपन में खेले हैं। आज हमने काफी चीजें नई जानी है खेल के बारे में, कि जो खेल के बारे में हम नहीं जानते थे, वो वैसी ही सारी बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। अपनी संस्कृति को खेलों के साथ जोड़ा है। वैसे काफी विषय ऐसे थे, जैसे फुटबॉल का विषय है, तो आज के दिन में भी फुटबॉल के बारे में हर एक लोगों की अपनी 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 बातें होती है, अपने अपने मत होते हैं। पर मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि फुटबॉल का आविष्कार भारत में ही हुआ था। आलोक जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद चिराग जी, आपने काफ़ी प्रभावी तरीके से ये सारे विषय आपने बताए और काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो हम नहीं जानते थे। काफ़ी वो खेल खेलते भी होंगे लेकिन उसके बारे में जिस तरह आपने ऐतिहासिक बातें बताई वो हमें शायद ज्ञात नहीं था। चिराग जी, एक कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आए हुए आपसे लेने का प्रयत्न करूँगा मैं, कि अगर ये ट्रेडिशनल गेम की बात करें तो बच्चों को क्यों बतानी चाहिए? क्योंकि अगर एक प्रश्न उठता है कि बच्चे वैसे ही बहुत सारे खेल खेलते हैं, तो फिर ये सब फिर से बताने की उनको क्या आवश्यकता देखो, खेल हर एक बच्चे के अपने अपने पसंदगी के खेल होते हैं। तो खेल के बारे में काफी कुछ खेल ऐसे होते हैं, जैसे मैं आज के टाइम की बात करें हम लोग, तो अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अलग ही क्रेज चला है, कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट हो, उनकी अच्छी पर्सनालिटी हो। पर जो पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है आज के टाइम में वो चेंज हो गई है। हम लोग ऐसा मानने लगे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल यानी पर्सनालिटी, तो वैसा नहीं होता है। हम जब हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम हमारे वीर योद्धाओं को देखते हैं, हमारे जो लीडर हुए हैं उनके बारे में जब देखते हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको, आप में एक आत्मविश्वास हो, आपका मस्तिष्क शांत हो, आप कॉन्फिडेंट, हर चीज में आप कॉन्फिडेंट लगो, आपकी निर्णय शक्ति त्वरित हो, आप हर चीज का निर्णय अच्छी तरह से कर सको, आपका जो बॉडी है वो फिट हो, आप दिखने में भी बॉडी में फिट होने चाहिए। तो वे सारी बातें हमें कहाँ पे मिलेगी? तो वो सारी बातें खेल में मिलेगी। तो हमारे जो पौराणिक खेल है, हमारे जो खेलों की स्थापना जब जब हुई है, तो वो किसी ना किसी उद्देश्य के साथ हुई है। तो अपने बच्चों को ये खेल इसलिए बताने चाहिए कि हमारे, जैसे मैंने कुश्ती की बात की, तो अगर बच्चे कुश्ती करेंगे, घर में करेंगे, देखो हर खेल स्पर्धा के लिए नहीं करना चाहिए, और हर सारे बच्चे स्पर्धा के लिए कर भी नहीं सकते। तो अपने आप को कुछ पाने के लिए तो ये सारी बातें आप खेल से पा सकते हो। तो जैसे आप घर पे अगर आपके पास जो भी व्यवस्था है, आप जिस व्यवस्था से में कर सकते हो, तो वो सारे खेल जो मैंने अभी खेल बताए, वैसे बाकी काफी खेल भी वैसे है जो हमारे सामने होंगे, तो वैसे खेल करने चाहिए। तो वे सारे खेलों से बच्चों में एक अलग प्रकार की क्षमता डेवलप होती है। तो ये मेरे हिसाब से ये अपने सारे खेल अपने बच्चों को बताने चाहिए। जी, चिराग भी आप जो बता रहे थे जैसे आपने उदाहरण दिया सतोलियों का कि बहुत सारे राज्यों में उसको पिट्ठू भी कहा जाता है। पहले उसको पत्थरों के साथ में खेला जाता था लेकिन आपने ही बताया कि किस तरह से आजकल अगर आप स्पोर्ट्स हाउस में जाए तो वो पूरा रेडीमेड मिलता है। तो ऐसे और क्या तरीके हो सकते हैं जो परंपरागत खेल है उसको थोड़ा पॉलिश करके किस प्रकार हम बच्चों को फिर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन सब खेलों देखो, हम सब जानते हैं, मैंने जो अभी 21 खेल आपके सामने रखे, उसमें से काफी खेल आज के टाइम पे उसमें समय समय पे ये चेंज होते रहते हैं, और हर एक गेम पॉलिश होके अपने सामने है। जैसे ओलंपिक में अभी कबड्डी कबड्डी की आप बात करो, खो खो की बात करो, हॉकी की बात करो, तो ये समय समय पे सारे गेम का जैसे फ्लोर चेंज हुआ, रूल्स चेंज हुए, और इंटरेस्टिंग भी होते रहते हैं गेम्स। तो वैसे भी, तो मैंने जिस पहले भी बताया कि अपने खेल में से ही काफी खेल ओलंपिक्स में गए हैं। तो ये अपने जो पौराणिक खेल है उसमें भी टाइम टाइम पे चेंजेस होने चाहिए, जैसे सातोलिया में चेंज हुआ, तो वैसे हर एक अब जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि अपने जो पौराणिक खेल है उसको मूलतः अपने लोगों से वो खेल जुड़ा रहे, और उस खेल में भारी बदलाव ना हो। अपने अपने को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सामान्य लोग भी इस खेल को खेल सके। तो वैसी दिशा में ध्यान देकर अगर ये खेल में कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी, तो हर चीज में बदलाव की आवश्यकता तो होती है। तो अगर ये खेल में भी अगर हम बदलाव करेंगे, तो बच्चे उसको एडॉप्ट भी करेंगे और अच्छी तरह खेल भी पाएंगे। जी, और जैसे कि हम बात करें अगर ट्रेडिशनल गेम्स की, अगर किसी भी बच्चे से बात करते हैं तो आजकल बच्चे तर्क करना बहुत पसंद करते हैं। तो सामान्य तौर पे वो दोनों के बीच में अंतर पूछते हैं कि अंतर क्या है हम जो आजकल गेम खेल रहे हैं उसमें और जो आप खेल बता रहे हो पारंपरिक खेल जो परंपरागत से चले आते थे उसमें अंतर क्या है? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अंतर किस प्रकार डिफाइन करेंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है?
देखो, अगर हम खिलाड़ी के तौर पर इस विषय को देखें कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं अगर खेल को मेरा कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो ये दो विषय हो सकते हैं कि सोच किस प्रकार की है। कि अगर आप खेल को आनंद के तौर पर खेलना चाहते हो, तो ये विषय की आवश्यकता नहीं, ये विषय सोचने की बात नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मुझे खिलाड़ी बनना है या मुझे अपने कैरियर को आगे करना है, तो आजकल वही खेल पहले रखे जाते हैं जो जिसकी डिमांड वर्ल्ड में होती है। जैसे ओलंपिक्स में वो खेले जाते हो या जिसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम्स होते हो, तो वो सारे खेल में बच्चे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वैसे भी अपने गेम्स भी है जो पौराणिक है, जो अपने अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने में जीन्स उनके होते ही है। तो हम अगर बच्चों को बताएंगे कि जैसे अपने पौराणिक जो गेम्स है, तो उसमें और प्रोफेशनल गेम्स में, यानी सारे प्रोफेशनल गेम्स ही होते हैं क्योंकि समय समय पे उसकी आविष्कार होता है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो नॉर्मली बहुत चेंज नहीं होता है कि बच्चों को अगर हम बताएं कि अपने खेल जो है, तो अपने खेल में प्रभावित करने वाली चीजें क्या है, तो अपने खेल में प्रभावित करने वाली चीजें अपने हर खेल में सर्वांगीण विकास की बात होती है। आप कोई भी अपना पौराणिक खेल पकड़ लो, तो उसमें आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, वो का सर्वांगीण विकास, मस्तिष्क से लेके आपको पूरे शरीर का विकास उसमें होता है। तो वो प्रोफेशनल गेम्स में भी होता है। पर प्रोफेशनल गेम अगर आनंद के लिए खेलना है, तो आप पौराणिक कोई भी गेम खेल सकते हो। अगर आपको करियर बनाना है, तो आप प्रोफेशनल गेम के साथ जा सकते हो। जी चिराग भी, इसमें मैं अगर थोड़ा ऐड करना चाहूँ तो मैं अगर एक अंतर देखता हूँ कि जैसे कि ये क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, ऐसे जो क्लब टाइप के गेम्स होते हैं वो सामान्य मानवी नहीं खेल सकता है। लेकिन जो भारतीय के परंपरा से जो खेल आ रहे हैं उसको खेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा साधन की आवश्यकता नहीं, आपको बहुत बड़े ग्राउंड की आवश्यकता नहीं, यानी वो बोल सकते हैं तो कोई भी गरीब से गरीब बच्चा हो या फिर अमीर से अमीर बच्चा हो, सभी खेल सकते हैं। जी जैसे आपने बिल्कुल। बताया कि जी बहुत सारे खेल ऐसे जो भारतीय परंपरा में थे और वो नाम बदल के और थोड़ा उसको पॉलिश करके दूसरे देशों ने इसे अपना बताया और वो ओलंपिक में वो खेल शामिल भी हुए। लेकिन अगर बात करें ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की, तो 1900 ईस्वी सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। आज लगभग 120 साल हो गया और हमारे खाते में देखा जाए तो सिर्फ 9 गोल्ड मेडल है, जिसमें 8 तो सिर्फ हॉकी से है और सिर्फ एक ऐसा गोल्ड मेडल है जो सिवाय हॉकी के हमारे पास में आया। तो इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये खेल तो अगर देखा जाए तो अधिकतर खेल हमारे परंपरा से थे। देखो, एक चीज हमें ये समझनी होगी कि हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं। उनके लिए हर खेल के लिए एक टीम होनी चाहिए। जब 5 करोड़ की आबादी वाले कोस्टारिका जैसा देश, हम जानते हैं कि वो देश की आबादी 5 करोड़ की है, फिर भी वो अपनी टीम, फुटबॉल की टीम विश्व कप में भेजता है। तो ऐसा जी क्या है कि 135 करोड़ लोगों के साथ हम एक अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर सकते? वैसे हर एक खेल में अभी पिछले 5 साल से हमारे देश में खेल के प्रति जो एक उत्साह बना है, वो अलग विषय है। पर अगर हम पूरे देश का माहौल की बात करें, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि हमने कभी भी खेल को अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नहीं लिया। तो ये बात हमें हम सबको स्वीकारनी पड़ेगी कि कई मायनों में हमने इस देश में अपनी चंचलता को गिरा दिया है, जिसके लिए हम बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। यह समय है कि हम सभी स्तरों पर खेल को वापस लाएं। स्कूलों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को चंचल बनाने के लिए कम से कम, मैं आज भी बता रहा हूँ और मैं हर रोज बताता हूँ, हर हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात रखता हूँ कि स्कूल में कम से कम 15 से 20% समय खेल में बिताया जाना चाहिए। खेल खेल केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होना चाहिए, खेल के आनंद के लिए भी खेल खेलने चाहिए। तभी तो हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे, तभी तो हम एक स्वाभिमान खेल के प्रति ला पाएंगे, और तभी हम ये पूरा जो आपने जो जो बात रखी है कि हम ओलंपिक में पीछे है, तो देश में एक माहौल बनाना पड़ेगा। तभी तो हम एक खेल में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। जी चिराग भी, अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ का ऐसा मापदंड है कि प्रत्येक बालक को कम से कम 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए खेल के रूप में। लेकिन आजकल अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल क्या स्थिति है, क्या वो बच्चे वो पूरे 1 घंटे वो फिजिकल एक्टिविटी, वो शारीरिक कवायद कर पा रहे हैं क्या? आज देश में खेल की क्या स्थिति है, आपसे अगर मैं पूछूं। देखो, देश में खेल की स्थिति में बारे में बात करें, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय हम सबके सामने, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हमें आज हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि भाई हमें एक समृद्ध देश बनाना है, आत्मनिर्भर हमें होना है, तो ये सब यानी हमें विश्व पटल पे अपने देश को अच्छी तरह से रखना है। तो देश यानी कौन? तो देश में जो नागरिक है उनसे ही देश बनता है।
अगर देश के नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे, देश के नागरिक ही ये सब चीजें नहीं समझेंगे, तो हम इस देश को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। तो स्वस्थ बनाने के लिए हम सबको फिजिकली फिट रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और आज की स्थिति में अगर बच्चों की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि अभी तो खेल के लिए मैदान ही उपलब्ध नहीं है। हमारी जो व्यवस्थाएं है वो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। और अभी स्कूल जो होते हैं वो बिल्डिंग में, तो हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो हम बच्चों को कैसे वो पर्याप्त समय भी उपलब्ध करा सकेंगे? बच्चे कहाँ खेलेंगे? और बच्चों को अवकाश मिलना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए। और हम सबको, समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि ये जैसे हमारे स्वस्थ रहने के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। अगर आप बच्चे को फिजिकली फिट नहीं रखोगे, तो उस बच्चे से हम अपेक्षा क्या करेंगे? देश के जो युवा है, अगर वो फिट नहीं होंगे, तो ये देश देश युवाओं से क्या अपेक्षा रख पाएगा? अगर फिट है आज के दिन में 30-35 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आना, इतनी गंभीर बीमारियां होने लगी, तो इसका कारण एक ही है कि ये जो बेज है स्पोर्ट्स का, खेल का, ये अभी टूट चुका है। तो इसको फिर से जागरूक करना पड़ेगा, समाज को करना पड़ेगा। अगर समाज नहीं जागरूक होगा इस विषय पे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। कोई भी विषय में अगर बदलाव लाना है, तो समाज को जागरूक होके ये सारे विषय रखने पड़ेंगे। हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए स्कूल में डिमांड करना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे को स्कूल में ये एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी होना चाहिए। और क्लासरूम में नहीं होना चाहिए, मैदान पे होनी चाहिए सारी एक्टिविटी। और आज के समय में कुछ कम, बहुत ही कम स्कूल है जो ये सारी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। बाकी तो जो सामान्य रूप से जो क्लासरूम में होता है वैसे नॉर्मल क्लास चलते हैं। तो मेरा तो इस विषय पे स्पष्ट मत है कि स्कूलों में कंपलसरी हर रोज 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को कराना चाहिए। जी। चिराग भाई, जब कोई भी बालक होता है, जब उसको खेल में अपना भविष्य बनाता है, तो आज वो पहले खेल में देखता है कि ग्लैमर कितना है। वे बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो अन्य चीजों पे ध्यान दें, पहले वो देखते हैं ग्लैमर कितना है, मैं कितने फैन फॉलोइंग होगी इसमें। तो समाज का रोल आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेबियन देश है, अफ्रीकन देश है, जो संसाधन में हमसे बहुत पीछे है। अगर हम दोष दें संसाधन की या फिर सरकार की नीति की, तो हमसे बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति वहां पे है। फिर भी बहुत सारे खेलों में वो हमसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वहीं अगर आप भारत की बात करें, तो भारत में जितना हम क्रिकेटर्स को समाज जितना प्रोत्साहित करता है, शायद वही उसका 0.1% दूसरे खेलों को प्रोत्साहित करता हो। इसमें आप समाज की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? देखो, समाज को पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया मेरे बात में कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये परिवर्तन का नियम ही है कि अगर समाज जागरूक होगा तो ही सारे परिवर्तन अपने आप होंगे। और इस खेल के विषय में सिर्फ जागरूक होने से भी नहीं चलेगा। आपको जागरूक होने के बावजूद आपको खेल खेलने पड़ेंगे, तभी हम देश में एक खेल का माहौल बना सकेंगे। और रही बात कुछ खेलों के सिलेक्शन की, तो आज के टाइम पे ये बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज देश में सारे खेलों को इतना ही वेटेज मिलता है। आप पीठ कुश्ती की बात करो, बैडमिंटन की बात करो, टेनिस की बात करो, और बाकी अन्य खेलों जैसे फुटबॉल भी अभी अपने देश में इतना प्रचलित हुआ है और सभी लोग खेलते हैं। तो और अपने देश की मर्यादा भी रही है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कुछ काफी पीछे हैं खेलों को लेके। तो जो पर्याप्त मैदान होने चाहिए वो आज भी नहीं है। जैसे हम हॉकी की बात करें, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, फिर भी हॉकी के ग्राउंड अगर हम गिनने निकले तो बहुत ही कम है। तो बच्चे कहाँ से खेलेंगे? तो सबको, समाज को, सरकार को और जागरूक लोगों को, सबको साथ में आके काम करना पड़ेगा। और अगर सभी लोग ये अपना समझ के, अपना देश है, अपने देश को अब हमें विश्व पटल पर अच्छी तरह से रखना है, तो ये भाव जब तक समाज के लोगों में नहीं आएगा तब तक हम खेल में और किसी अन्य क्षेत्र में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। जी, चिराग भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न के साथ ये विषय को हम समाप्त करेंगे। ट्रेडिशनल जो गेम्स है, परंपरागत खेल है, उसका बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उनके व्यक्तित्व निर्माण पे किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसको आप थोड़ा विस्तार से अगर आप बताएं, उसके साथ हम विषय को समाप्त करेंगे। जी, धन्यवाद आलोक जी। मैंने पहले भी इस विषय पे थोड़ा ध्यान दिया था, फिर भी मैं फिर से इस विषय पे हम बात करेंगे कि जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। तो आज के टाइम पे पर्सनालिटी का मतलब है कि अच्छी तरह बात करना। और हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करते हैं, या एक ट्रेंड सा लगा हुआ है कि बच्चों को पर्सनालिटी कराओ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो भी कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड। पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो विषय आवश्यक है, जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हो गया,
अच्छा बॉडी, जैसे आप लुक एंड फील, जैसे बॉडी आपका सही सा एकदम ठीक हो, बढ़िया हो, तो आप अच्छे दिखते हो। फिर होता है कि डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन, फिर एक स्फूर्ति, जैसे आप बोलते हो कि भाई आप एकदम स्मार्ट दिखते हो, आपके मुख पर इतनी स्मार्टनेस कैसे रहती है, थकान मुक्त चेहरा दिखना चाहिए, तो ये सारी बातें हमें खेल से मिलती है। तो खेल इसलिए जरूरी है कि जब हम खेलेंगे तो ये सारी बात अपने आप आती है। आप खेल खेलने वाले खिलाड़ी को कभी भी आपने उसको ज्यादातर अनडिसिप्लिन में नहीं देखा होगा। वो सभ्यता से ही बर्ताव करता है, तो कि वो सभ्यता उसको खेल में आती है, अपनापन खेल में आता है। तो ये सारी बातें खेल से बच्चा अपने आप सीखता है, इसको आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कॉन्फिडेंस, तो खेल में वो जो कॉन्फिडेंस के साथ खेलना और उसकी जो ताकत होती है वो सब अपने आप डेवलप होती है। तो पर्सनली डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। तो ये सारी बातें जब हम खेल खेलेंगे तो अपने आप हम सीख सकते हैं, और खेल के साथ ही ये सारी बातें पूर्ण हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई निश्चित खेल, आप कोई भी खेल खेलो, आप व्यायाम करो, खेल खेलो, योगा करो, कुछ भी करो, पर जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ नहीं जुड़ोगे तब तक आप पर्सनली डेवलपमेंट के विषय पे अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, और खास करके पेरेंट्स से मेरा एक नम्र अपील मैं करता हूँ कि आप अपने बच्चों को खेलने दीजिए। आप उस पर रोक मत लगाइए कि भाई आप ये नहीं खेलो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। पढ़ाई भी जीवन में जरूरी है, पर जब आपका बच्चा खेलने लगेगा, खेलता होगा, तो उस वो एकदम कॉन्फिडेंस उसमें जो डेवलप होगा, वो कभी भी मायूस नहीं होगा, वो कभी भी हार से झुकेगा नहीं। अगर कुछ भी उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो अगर खेल उसने खेला होगा और वो खेल के साथ जुड़ा है, तो वो कभी भी पीछे हट नहीं करेगा। वो हारने के बाद भी उसको पता है कैसे जीतना है। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक विनती करता हूँ कि आप अपने बच्चों को खेल में लगाइए और उनको बोलिए कि भी जी जान लगा के खेलो। जी, चिराग भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पे बहुत ही प्रभावी तरीके से आपने मार्गदर्शन दिया, और काफ़ी सारे आपने ऐसे बातें बताई जो सामान्य मानवी को शायद पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था। तो क्रीड़ा तंत्र एकेडमी की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे फेसबुक लाइव में आए और आपने हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताई। बस। तो दोस्तों, ये डॉक्टर चिराग पटेल थे, जो पारंपरिक खेल के विषय में बता रहे थे, ट्रेडिशनल खेल के बारे में। इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो ओलंपिक के खेल है, जैसे आर्चरी है या फिर घुड़सवारी है, ये बहुत सारे ऐसे खेल है जो भारत में परंपरा से खेले जाते थे। भारतीय खेलों की एक विशेषता रही है कि वो कोई भी बालक है, उसके सर्वांगीण विकास यानी मेंटली या फिजिकली डेवलपमेंट में उसके लिए कारगर साबित होते थे। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए नहीं होता था। और बहुत सारे ऐसे गुणों के विकास, शौर्य का निर्माण भारतीय के परंपरागत खेलों से होते थे। और साथ में एक मैसेज भी उन्होंने दिया, दोस्तों जिस तरह से हम बात करते हैं हमारे हेरिटेज बचाना, तो हेरिटेज बचाना यानी सिर्फ ये नहीं होता कि आप पुराने इमारतें बचाए, पुराने दरवाजे बचाए। ये खेल जो हजारों सालों पहले खेले जाते थे हमारे देश में, वो भी हमारे लिए हेरिटेज है। उसको भी उतना ही बचाना आवश्यक है जितना किसी पुराने इमारत को बचाना आवश्यक है। तो ये हम सबका दायित्व है कि वो खेलों को पहले हम सीखें जिसे हम भूल चुके हैं, तथा आने वाली पीढ़ी को हम ये सब खेल वापस बताएं। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परसों हम मिलेंगे दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।